अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा इन्फ्लेमेशन का थर्ड लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिक पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन के बाद हमारी सेल्स, हमारी टिश्यूज़ वगैरह कैसे हमें नज़र आते हैं, मतलब उनमें क्या क्या चेंजेस आई हुई होती हैं, उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसा कि आपको पता है, नॉर्मली मॉर्फोलॉजिक पैटर्न जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो डायलेशन होती है ब्लड वेसल्स की, उसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स और जो फ्लूइड होता है वो आ जाता है एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज़ में, मतलब वेसल्स से बाहर आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल पैटर्न्स भी होते हैं, कुछ स्पेशल पैटर्न्स भी होते हैं मॉर्फोलॉजिकल, जो डिपेंड करते हैं कि रिएक्शन कितना सीवियर है, उसका कॉज क्या है, कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है या कौन सी साइट इन्वॉल्व है। सही है। तो ये कुछ होते हैं स्पेशल मॉर्फोलॉजिक पैटर्न्स। वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं, एक तो है सीरियस इन्फ्लेमेशन, एक है फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन, तीसरा है सप्यूरेटिव और चौथा है अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन। ये 4 टाइप्स हैं स्पेशल मॉर्फोलॉजिक पैटर्न्स के। अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है सीरियस इन्फ्लेमेशन। तो सीरियस इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जब भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है कहीं, तो उसमें एपिथेलियल सरफेसेस पर या फिर बॉडी कैविटीज़ में, जैसे बॉडी कैविटीज़ लिखा हुआ है, या फिर एपिथेलियल सरफेसेस पर हमारे पास फ्लूइड जमा हो जाता है, एक्सुडेट। सही है। जो कि सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है। मतलब इसी एग्जाम्पल आप समझें इससे स्किन ब्लिस्टर्स, मतलब जो होते हैं छाले, स्किन पर ऐसे छाले से बन जाते हैं, उसमें फ्लूइड होता है। सही है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये जैसे ये आपको दिख रहा है छाला। नॉर्मली बहुत से कभी जैसे हाथ जल गया आपका, या कोई आपका हाथ छिल गया कहीं से, तो इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से बाद छाले बन जाते हैं हाथ पर आपके। इसको कहते हैं हम सीरियस इन्फ्लेमेशन। दूसरी है हमारे पास फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन। अच्छा, फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जब भी वेजल्स लीक करती हैं हमारे पास, तो उसमें से हमारे पास फाइब्रिनोजेन जो होता है वो लीक करता है। अच्छा, फाइब्रिनोजेन क्या होता है? फाइब्रिनोजेन होता है हमारे पास एक क्लॉटिंग फैक्टर। जब भी हमारी बॉडी में कहीं ब्लीडिंग होती है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं, उस ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो फाइब्रिनोजेन भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें से। सही है। जब वेसल्स में से फाइब्रिनोजेन लीक करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी जब टिश्यूज में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, लिखा हुआ फाइब्रिन। अब फाइब्रिन क्या करता है? फाइब्रिन एक्यूमुलेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। वो स्टिमुलेट करवाता है फाइब्रोब्लास्ट को, जिसकी वजह से हो जाती है स्कारिंग। अब इस स्कारिंग से क्या होता है? स्कारिंग से जो स्पेसेस होती हैं, पेरिकार्डियल सैक होता है या प्लूरल स्पेस वगैरह, जितनी स्पेसेस होती हैं जहाँ जहाँ ये इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें जगह ऑब्लिटरेट हो जाती है। ऑब्लिटरेट मतलब ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर से मैं बताती हूँ। फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन होती कैसे है? जब भी किसी वेसल में से लीकेज होता है तो रिलीज होता है फाइब्रिनोजेन। क्या रिलीज होता है? फाइब्रिनोजेन रिलीज होता है। सही है। फाइब्रिनोजेन क्या है? फाइब्रिनोजेन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉट में हेल्प बनाने में मदद करता है। अब जब उस वेसल से बाहर आ गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में। सही है। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन होती कहाँ है? पहले हम ये देख लेते हैं। ये होती है मेनिंजेस में, जो ब्रेन में होती है, पेरिकार्डियम जो हार्ट की आउटर जो लाइनिंग होती है उसमें, या प्लूरा में जो लंग्स से बाहर होती है। जब फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोजेन, तो वो स्टिमुलेट करता है फाइब्रोब्लास्ट को, जो स्कारिंग प्रोड्यूस करवाता है। सही है। और ऐसे ही स्कारिंग हो के जो पेरिकार्डियल स्पेस या प्लूरल स्पेस या कोई भी जगह होती हैं वो ऑब्लिटरेट हो जाती है। ऑब्लिटरेट मतलब उनमें जगह ख़त्म हो जाती है और वो उसमें बिल्कुल जगह नहीं रहती। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल।
ये पेरिकार्डियल कैविटी है जिसमें फाइब्रस इन्फ्लेमेशन हो गई। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये हुई हुई है स्कारिंग। ये फिब्रिन थे जिन्होंने स्कारिंग करी और ऐसे ही ये जगह इनकी अब ऑब्लिटरेट हो गई है। इसको कहते हैं फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन, जिसमें फाइबर्स हो जाए, बन जाए। सही है। अब हमारे थर्ड है हमारे पास प्यूरुलेंट या सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसमें होता है पस। पस आप लोगों को नॉर्मली पता होगा क्या होता है, वाइट कलर का होता है पस। इसमें होते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स, मतलब न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स नेक्रोटिक सेल का डेब्रिस, मतलब जो सेल जिनको टूट चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनका कचरा जो होता है डेब्रिस वो, और एडिमा फ्लूइड, ये चार चीज़ें होती हैं उसमें। अच्छा, इसके अलावा एप्सिस होता है। एप्सिस क्या होता है? लोकलाइज कलेक्शन होती है इसकी प्यूरुलेंट टिश्यू, जहाँ लोकलाइज किसी भी एक जगह पे हो रही हो। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस। जब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें मतलब पस भर जाता है। सही है। इसकी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ये पेरिकार्डियल कैविटी में पस भरा हुआ है, ये पेरिटोनियल सरफेस में, कोलोन के ऊपर पेरिटोनियम होती है लाइनिंग, उसमें पस भरा हुआ है। और ये मेनिंजिस में, मेनिंजिस ब्रेन में होती है, उसमें भी ये पस भरा हुआ है। इसको कहते हैं हम प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन। सही है। अब हमारे पास फोर्थ है अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन। अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन को क्या होता है? कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल सेल है, लेयर एपिथेलियल सरफेस है, उसका कोई भी एक मिनट, कोई भी एक, जैसे एपिथेलियम है ये, सही है, उसका थोड़ा सा पार्ट ऑब्लिटरेट, मतलब हट जाए, निकल जाए थोड़ा सा पार्ट, उसको कहते हैं अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन। मतलब कोई भी एक कंटिन्यूएशन में से डिसकनेक्टिनेशन आ जाए, जैसे ये है, इसमें थोड़ा सा ऐसे, इसको कहते हैं अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन। ये किसी भी लाइनिंग एपिथेलियम में हो सकती है, या किसी भी स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो सकती है। अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन कॉमनली हम ज़बान में जानते हैं, मतलब छाले जो होते हैं, जैसे हमारे मुंह में छाले जाते हैं, तो ये होती है अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है? इसके जैसे सेल बीच होता है, ये फॉर एग्जांपल ये अल्सर है, जिसके साइडों पे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर इन्फ्लेट्स होंगे, मतलब न्यूट्रोफिल्स होंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा और फाइब्रोसिस होगा। सही है। नॉर्मली छाले जो होते हैं वो अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है हमारी। कहाँ होते हैं? मुंह में होते हैं हमारे छाले, कॉमनली, ये बहुत कॉमन है ये, मुंह में छाले। और कहाँ होते हैं? हमारे पेट में छाले होते हैं। ये पेट का अंदर का हमें दिखाया हुआ है, सब मसल्स वगैरह, म्यूकोजा, इसमें देखें छाले, ये सब छाले हैं। अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन ये भी है, ये भी है, ये सब क्या है? अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन, मतलब छाले। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा सारी ये। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, आउटकम्स ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेशन। मतलब कि जब हमारे पास अक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई, पूरा हो गया, तो इसके बाद हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आता है हमारे पास? तो हमारे पास तीन आउटकम्स आते हैं, तीन रिजल्ट आते हैं। या तो कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है, मतलब कि बिल्कुल सही हो जाती है चीज़, हमारी जो बॉडी कैविटी होती है, टिश्यूज होते हैं, या तो फाइब्रोसिस हो जाता है, या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। अब अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंप्लीट रेजोल्यूशन। अब कंप्लीट रेजोल्यूशन किन किन में होती है? या तो जब होती है कंप्लीट रेजोल्यूशन मतलब बिल्कुल सही हो जाना, जैसा था वैसा ही हो जानी चीज़। रिस्टोरेशन और रिस्टोरेशन मतलब रिस्टोरेशन, रेजोल्यूशन का मतलब है। अच्छा, कब कब होती है?
जब इन्फ्लेमेशन बहुत ही थोड़ी सी देर को हुई हो, मतलब थोड़ी सी हो, या तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन थोड़ी सी हो बिल्कुल, या तो टिश्यू ऐसा हो जो रीजनरेट कर सके, जो कि फॉर एग्जांपल लिवर है, या तो शॉर्ट लिव्ड हो, शॉर्ट लिव, या तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन कम हो, या तो टिश्यू रीजनरेट कर सके। उस सूरत में हमारे पास टिश्यूज होते हैं, कैविटीज़ होती हैं, वो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती हैं। सही है। अच्छा, इसमें क्या क्या करते हैं, सेल्यूलर डेब्रिस रिमूव हो जाता है, मतलब कचरा जो जो टूटा फूटा, और जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं। जो हमारे पास एडिमा फ्लूइड होता है वो वापस लिम्फेटिक्स में चले जाते हैं, और जो लिम्फेटिक्स होती हैं वो वापस सर्कुलेशन में भेज देती हैं हमारे फ्लूइड को। तो ये तो हो गई हमारे पास कंप्लीट रेजुलेशन। सही है। इसके बाद हमारे पास है हीलिंग बाय फाइब्रोसिस। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब इसमें थोड़ा टिश्यू लॉस हुआ हो, सब्सटेंशियल टिश्यू लॉस, या तो उन जगह में होती है फाइब्रोसिस जब जहाँ रीजनरेशन मुमकिन नहीं हो जिन सेल्स में, या फिर उन जगह पे होती है जहाँ हद से ज़्यादा फाइब्रिन मौजूद हो। फाइब्रिन, जैसे मैं आपको बताया था फाइब्रस इन्फ्लेमेशन में कि फाइब्रिन स्कारिंग कर देता है। सही है। इन सूरत हाल में, तीन सूरत हाल में रेजोल्यूशन नहीं होती और फाइब्रोसिस हो जाती है। हील तो हो जाता है लेकिन फाइब्रोसिस हो जाता है। सही है। अब इसमें क्या मतलब, वो लेकिन किस काम का नहीं रहता, वो चीज़ किसी काम की नहीं रहती। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे अपनी तीसरी आउटकम पे। तीसरा आउटकम है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, कि मतलब अगर हमारे पास रिस्टोर नहीं हुआ या ना फाइब्रोसिस हुआ तो क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चला जाएगा, मतलब हद से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कंडीशन। सही है। ये अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन किन सूरत हाल में होती है, जब इंजूरियस एजेंट निकलने पर आमादा ही ना हो, कि नहीं भाई मैं तो बाहर नहीं निकलूँगा बॉडी से, या फिर नॉर्मल जो बॉडी हीलिंग कैपेबिलिटी होती है, मतलब जो नॉर्मल हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें कोई इंटरफेरेंस हो, कोई ख़राबी हो हमारे नॉर्मल इम्यून सिस्टम में। सही है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, पेप्टिक अल्सर या कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया जो कि लंग्स में होता है। सही है। ये होगा हमारे तीन आउटकम्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चला जाता है, या तो फाइब्रोसिस होती है, या रेजोल्यूशन मतलब रिस्टोरेशन हो जाती है पूरी। मैं आपको एक डायग्राम में दिखा देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंजरी हुई, ये इंजरी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है यहाँ, और यहाँ चला जाता है ये रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन हो गई यहाँ, मतलब कि रिस्टोर हो गया, जैसा था पहले वैसे हो गया। या फिर हो गया पस फॉर्मेशन, ये हो रहा है पस फॉर्मेशन। सही है। या फिर चला जाएगा हीलिंग की तरफ, फाइब्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, फाइबर्स बने हुए ना, ऑरेंज कलर के फाइबर्स हैं ये तीन कंडीशंस होती हैं। या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में चला जाएगा। ये इसके तीन आउटकम्स हैं, या तो रेजोल्यूशन हो जाएगी इसकी, रिस्टोरेशन, या तो फाइब्रोसिस हो जाएगी, या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये इसके हैं तीन आउटकम्स। सही है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।